हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। व्यवहारवाद की विशेषताएं क्या हैं? व्यवहारवाद की मान्यताएं क्या हैं? एक ही बात है, मान्यताएं या विशेषताएं। अभी हमने कहा डेविड ईस्टन जो व्यवहारवाद के प्रणेता रहे हैं, उन डेविड ईस्टन के द्वारा व्यवहारवाद की कुछ 8 विशेषताओं को बताया गया था। 8 मौलिक विशेषताएं व्यवहारवाद की बताई। इन्हीं 8 विशेषताओं को कहा जाता है यह व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला है। याद रखना, व्यवहारवाद की जो 8 विशेषताएं डेविड ईस्टन ने बताई, उन्हें व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं कहा जाता है। ये कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सबसे पहली विशेषताएं हैं नियमन। नियमन शब्द बड़ा कठिन है, लेकिन इसका अर्थ बहुत सिंपल है। डेविड ईस्टन ये कहते हैं कि मनुष्य, जिस समाज में मनुष्य रहता है, तो मनुष्य के व्यवहार में कुछ सामान्य तत्व पाए जाते हैं। सामान्य तत्व का मतलब कि मैं एक व्यक्ति हूं, कोई दूसरा व्यक्ति है, कोई एक और तीसरा व्यक्ति है, कोई एक और चौथा व्यक्ति है। हम सब में कुछ तत्व, हमारे सबके कुछ व्यवहार कॉमन है। जैसे अगर हम किसी सरकारी ऑफिस में जाए और वहां पर हमसे रिश्वत मांगे, तो मुझे भी गुस्सा आएगा, दूसरे को भी आएगा, तीसरे को भी आएगा, चौथे को भी आएगा। तो हर मनुष्य के व्यवहार में कुछ सामान्य नियम होते हैं, सामान्य तत्व होते हैं, और ये सामान्य तत्व बार बार रिपीट होते हैं। इन मनुष्य के ऐसे व्यवहार बार बार रिपीट होते हैं, उनमें पुनरावृत्ति होती है। तो मनुष्य के ऐसे व्यवहार, अब आप समझना नियमन का मतलब क्या है। मनुष्यों के ऐसे व्यवहार जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है, ऐसे व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है और उस व्याख्या के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। पहली इंपॉर्टेंट बात, सिद्धांत निर्माण करने के लिए क्या जरूरी है? मनुष्य के वो व्यवहार जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। मनुष्य का हर वो राजनीतिक व्यवहार जिसकी पुनरावृत्ति होती है, उन व्यवहारों के आधार पर, उनकी व्याख्या के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। इसको डेविड ईस्टन नियमन कहते हैं। दूसरा है सत्यापन। सत्यापन का मतलब क्या होता है? सत्यता की जांच, है ना। अब यहां पर आप लोग इसको समझने की कोशिश करना, किसकी जांच करेंगे? आप पहले वाले बिंदु से कलेक्ट कर लो। नियमन कि मनुष्य के व्यवहार में, मनुष्य का वो व्यवहार जो बार बार रिपीट हो रहा है, क्या वो वास्तव में सही है कि एक जैसी घटना पर हर समय मनुष्यों का व्यवहार एक जैसा है? इसको जांचना वैज्ञानिक विधि से, जब इस नियमितता की जांच की जाती है तो उसको सत्यापन कहा जाता है। तो ये दूसरी विशेषता जो डेविड ईस्टन ने बताई कि अगर जब तक हम मनुष्य के व्यवहार, जो नियमित व्यवहार हो रहा है, उसकी जांच नहीं करेंगे, तब तक हम सिद्धांत निर्माण का आधार तैयार नहीं कर पाएंगे। तो सिद्धांत निर्माण के आधार के लिए हमें नियमित रूप से होने वाले व्यवहार की जांच करना हमारे लिए जरूरी है। तीसरी विशेषता जो डेविड ईस्टन ने बताई थी वो है टेक्निक। देखिए, ये 8 विशेषताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक दूसरे के बाद उसी सीरियल में हम समझे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। पहली बात हमने समझी थी नियमन, मनुष्य का व्यवहार जो बार बार हो रहा है। दूसरा, बार बार होने वाले व्यवहार की हम जांच कर रहे हैं। तीसरा, अब जांच कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहां पर डेविड ईस्टन कहते हैं जांच करने वाले साधन जो हैं, जो टेक्निक होगी, वो वैज्ञानिक तकनीक होगी। यानी कि जब भी मनुष्य के व्यवहार के बारे में हम कोई तथ्य संग्रहित करेंगे, तथ्यों का चयन करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, तो उनका एनालिसिस मन मर्जी से नहीं होगा, बल्कि कुछ वैज्ञानिक पद्धतियां होंगी, जैसे अवलोकन की पद्धति, जैसे साक्षात्कार की पद्धति, जैसे अनुसूची की पद्धति। इन पद्धतियों के माध्यम से मनुष्य के व्यवहार की जांच की जाएगी, तथ्यों का संकलन, चयन और विश्लेषण किया जाएगा। तो ये तीसरी बात तकनीक के रूप में जो डेविड ईस्टन बताते हैं। चौथी बात ईस्टन ने इसके अंदर बताई थी परिमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन। यहां पर हम इसको कह सकते हैं, परिमाणीकरण का मतलब होता है शुद्धिकरण की प्रक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय को छन्नी से छानते क्यों है? ताकि जो पीने लायक मैटर, लिक्विड होता है, वो एक तरफ आ जाए और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एक तरफ आ जाए। यहाँ पर हम मनुष्य के जिस व्यवहार को फिल्टर कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? उस परिमाणीकरण की प्रक्रिया के अंदर हम मनुष्यों के उन्हीं व्यवहारों का, जिनके आधार पर सिद्धांत बनाए जा सकते हैं, जिनके आधार पर शोध को आगे बढ़ाया जा सकता है, उनको एक तरफ कर रहे हैं, और जो यूजलेस फैक्ट हैं,
जो यूजलेस तथ्य और आंकड़े हैं उनको हम एक तरफ कर रहे हैं। कहने का मतलब परिमाणीकरण की प्रक्रिया में अवांछित तत्वों को, यूजलेस तत्वों को एक तरफ कर दिया जाएगा और जो काम आने वाले तथ्य हैं, आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के आधार पर हम अपने शोध को आगे बढ़ाएंगे। तो ये परिमाणीकरण होगा किससे? स्टैटिक्स के माध्यम से, सांख्यिकी पद्धति के माध्यम से। तो ये चौथी बात जो डेविड ईस्टन ने परिमाणीकरण के रूप में बताई। पांचवी बात यहां पर हम कर रहे हैं मूल्य निरपेक्षता का। मूल्य निरपेक्षता, डेविड ईस्टन कहते हैं व्यवहारवाद में जो भी अध्ययन होगा वो मूल्य निरपेक्ष अध्ययन होगा। मूल्य निरपेक्ष अध्ययन का मतलब है जो व्यक्ति अध्ययन कर रहा है, जिसको हम शोधकर्ता कह रहे हैं या अध्ययनकर्ता कह सकते हैं, वो अध्ययन करते वक्त अपने निजी विचार उसके अंदर शामिल नहीं करें। जैसे कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, दो व्यक्ति संतरा देख रहे हैं, एक व्यक्ति क्या कह रहा है कि ये संतरे हैं, और दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है कि मुझे संतरे बहुत पसंद है। तो दोनों में अंतर क्या है? जो व्यक्ति कह रहा है कि ये संतरा है वो उसका वास्तविक अध्ययन कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे संतरे बहुत पसंद है, वो क्या कहना चाह रहा है? वो अपने निजी विचार, अपनी निजी मान्यता उसके अंदर शामिल कर रहा है, तो उससे उसका अध्ययन उतना प्रभावी नहीं हो रहा है। तो यहां पर वही बात डेविड ईस्टन कहते हैं कि व्यवहारवाद के अंदर शोधकर्ता को अपने निजी विचार अध्ययन में शामिल नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे उसका अध्ययन प्रभावित हो जाता है। तो एक तरह से मूल्य निरपेक्ष अध्ययन होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ अध्ययन होना चाहिए, ताकि वो और ज्यादा प्रभावी हो जाए। छठी विशेषता जो डेविड ईस्टन ने बताई वो है क्रमबद्धीकरण। क्रमबद्धीकरण को हम कह सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था गणित में, जब हम गिनती बोलते हैं तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, इस तरह से सीरियल वाइज चलते हैं। तो उसी प्रकार शोध भी इस सिस्टमेटिक होना चाहिए। राजनीति विज्ञान में जब हम कोई अध्ययन कर रहे हैं मनुष्य के व्यवहार का, तो वो अध्ययन व्यवस्थित होना चाहिए। और उसके पीछे कारण क्या है कि शोध और सिद्धांत के बीच में एक घनिष्ठ रिलेशन है। अगर हम सिस्टमेटिकली ये स्टडी करेंगे तभी हम एक शुद्ध निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। जैसे मैं अगर आप लोगों से ये किसी बात पर ये किसी विषय पर ये पूछूं कि इसका परिणाम क्या होगा, तो आपको पहले उस विषय से जुड़े हुए तथ्य संकलित करने पड़ेंगे, उसके बाद उनका विश्लेषण करना पड़ेगा और बाद में आपको उसके निष्कर्ष प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं है कि आप सीधे निष्कर्ष पर पहुंच जाओगे। कहने का मतलब क्रमबद्धीकरण की प्रक्रिया में डेविड ईस्टन इस बात पे बल देते हैं कि जब भी राजनीति विज्ञान में कोई अध्ययन होगा तो वो सिस्टमेटिक तरीके से होगा, उसमें कार्य कारण संबंधों की स्थापना होनी चाहिए, और इसके लिए तथ्यों के संकलन से लगाकर निष्कर्ष तक पहुंचने की एक जो निश्चित प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है। ये है क्रमबद्धीकरण। सातवीं विशेषता जो डेविड ईस्टन बताते हैं वो है विशुद्ध विज्ञान। व्यवहारवाद का उद्देश्य ये और लक्ष्य यही था कि वो पॉलिटिकल साइंस को एक प्योर साइंस बनाना चाहते थे, और प्योर साइंस बनाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में आनुभविक सिद्धांतों का निर्माण होना चाहिए। आनुभविक मतलब जो व्यवहारिक तौर पर प्रयोग में लाए जा सके और जिन पर विश्वास किया जा सके। ऐसे सिद्धांत जिनमें सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान निकाला जा सके, ऐसे सिद्धांतों के माध्यम से व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाने की बात करता है। और आखिरी और जो आठवीं विशेषता डेविड ईस्टन ने बताई वो है एकीकृत अध्ययन। इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि बार बार अभी हमने परिभाषाओं में भी इस चीज को देखने की कोशिश की थी। एकीकृत अध्ययन का मतलब क्या है? डेविड ईस्टन ये कहते हैं कि मनुष्य पूरी एक यूनिट है। मानव का व्यवहार अलग अलग संदर्भों में नहीं देखा जा सकता। मनुष्य को यदि समझना है तो उसके सभी व्यवहारों को समझने की जरूरत है। उसके सामाजिक व्यवहारों को भी समझना है, आर्थिक व्यवहार को भी समझना है, धार्मिक व्यवहार को भी समझना है, राजनीतिक व्यवहार को भी समझना है। इन सब पक्षों को समझकर हम मनुष्य को समझ सकते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम सोशियोलॉजी को भी पढ़ेंगे, क्योंकि मनुष्य के जो सामाजिक व्यवहार हैं वो उसके राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। मनुष्य के आर्थिक व्यवहार राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। उसके धार्मिक व्यवहार उसके राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। तो चूंकि मनुष्य के सभी व्यवहार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसीलिए राजनीति विज्ञान में इन दूसरे व्यवहारों का अध्ययन भी आवश्यक है, जिसको हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में अन्य समाज विज्ञानों का अध्ययन भी किया जाएगा, या अन्य समाज विज्ञानों का एक सीमा के अंदर उनकी सहायता ली जाएगी। इसी को सैद्धांतिक तौर पर हम कहते हैं ये अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन है। एकीकृत अध्ययन का मतलब मनुष्य के संपूर्ण व्यवहार का एक साथ अध्ययन करना। तो ये 8 विशेषताएं डेविड ईस्टन ने राजनीति विज्ञान की मान्यताओं या बौद्धिक आधारशिला के रूप में बताई चुके हैं।
अब हम लोग जो आगे देखने जा रहे हैं वो है राजनीति विज्ञान के अंदर व्यवहारवादियों का कार्य क्षेत्र क्या क्या है। कार्य क्षेत्र का मतलब किन किन एरियाज में व्यवहारवादियों ने मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार या राजनीति विज्ञान के अध्ययन को केंद्रित किया, वही उसका कार्य क्षेत्र कहलाया। अब सबसे पहला कार्य क्षेत्र इसमें हम ले सकते हैं तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलना करने का मतलब किन्हीं भी दो पक्षों के बीच में तुलना करना, कौन सा पक्ष क्या कहता है, क्यों कहता है, उससे दूसरा पक्ष किस तरह से अलग है, उस दूसरे पक्ष की विशेषता क्या है, सिद्धांत क्या है, कौन ज्यादा अच्छा है, किसमें ज्यादा दोष है, ये सब तुलना का एक हिस्सा है। तो जब हम तुलनात्मक राजनीति की बात करते हैं, किसी भी राज्य के अंदर दो अलग अलग क्षेत्रों में या दो अलग अलग राज्यों की राजनीति को जब हम तुलना करते हैं, तो वहां पर भी व्यवहारवादी पद्धति से या मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के माध्यम से ये तुलना करना आसान हो जाता है। तो एक तो ये बात कि व्यवहारवादियों का कार्य क्षेत्र तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र है। दूसरा, व्यवहारवाद मतदान व्यवहार को समझने में भी सहायक है। मतदान व्यवहार का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि जब भी चुनाव होता है तो हम सब मतदाता वोट डालते हैं, है ना। अब वोट डालने के पीछे कारण क्या है। सपोज करो हम जिस एरिया में रहते हैं वहां पे ब्राह्मण भी रहते हैं, क्षत्रिय भी रहते हैं, वैश्य भी रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। तो कौन सी जाति किस पार्टी को वोट डाल रही है, किस उम्मीदवार को वोट डाल रही है, उसके पीछे कारण क्या है। कोई वोट नहीं डाल रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। बुजुर्ग वोट डाल रहे हैं तो क्यों डाल रहे हैं, या जवान अगर वोट डाल रहे हैं तो किसको डाल रहे हैं। मतलब मतदान देने के पीछे मनुष्य का व्यवहार किस तरह से निर्धारित हो रहा है, उन सबको मिलाकर हम कह सकते हैं ये मतदान व्यवहार है। तो व्यवहारवाद का दूसरा कार्य क्षेत्र हम क्या बता सकते हैं कि मतदान व्यवहार को समझने में भी ये व्यवहारवादी पद्धति उपयोगी रहती है। तीसरी बात हम बता सकते हैं, कोई भी किसी भी राज्य में जो पॉलिसीज बनाई जाती है, जो वैल्यूज डिसाइड की जाती है, वो नीतियां और वो मूल्य वहां के लोगों के चरित्र, उनकी प्रकृति के आधार पर निर्धारित होते हैं। तो नीतियों और मूल्यों के संदर्भ में भी मनुष्यों का राजनीतिक व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर अगली बात, किसी भी राज व्यवस्था के अंदर कुछ राजनीतिक सिद्धांत और कुछ राजनीतिक पद्धतियां स्थापित हो जाती हैं, तो उनके पीछे उस समाज के लोगों का व्यवहार किस तरह से कार्य करता है, ये भी यहाँ पर कार्य क्षेत्र के अंदर हम लोग देख सकते हैं। फिर अगली बात हम बता सकते हैं, किसी भी राज्य या राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं का संचालन किस प्रकार से हो रहा है, उन संस्थाओं की स्थापना कैसे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, संविधान, ये सब संस्थाएं हैं। तो इनका निर्माण कैसे हो रहा है, इनका संचालन कैसे हो रहा है, ये प्रभावी किस तरह से हो रही है, ये सब मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर निर्भर है। तो व्यवहारवाद का अगला कार्य क्षेत्र हम क्या बता सकते हैं, किसी भी राज्य या राज्य व्यवस्था की संस्थाएं। अगली बात हम बता सकते हैं एक्शन और रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया। किसी भी राज व्यवस्था में संस्थाओं के द्वारा जो एक्शन लिया जाता है, वो एक्शन भी मनुष्य के व्यवहार के द्वारा प्रेरित होकर लिया जा रहा है, और उस एक्शन पर जनता रिएक्ट कर रही है, मतलब वहां पर भी राजनीतिक व्यवहार प्रस्तुत हो रहा है। तो ये एक्शन और रिएक्शन भी, क्रिया और प्रतिक्रिया, किसी भी राज व्यवस्था के अंदर होने वाली ये क्रिया और प्रतिक्रिया भी व्यवहारवाद का कार्य क्षेत्र के अंदर सम्मिलित होती है। फिर अगली बात हम लोग ये बता रहे हैं कि किसी भी राज्य में सब व्यक्ति अलग अलग तरह से आपसी संबंधों का निर्धारण करते हैं। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध होता है, एक व्यक्ति का किसी संस्था के साथ संबंध होता है। तो ये संबंध आपस में किस तरह से बन रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, ये कैसे एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, इससे राज व्यवस्था किस तरह से प्रभावित हो रही है, ये सब भी व्यवहारवाद के कार्य क्षेत्र के अंदर आते हैं। अगली बात हम बता सकते हैं नए उपकरण और विधियां। हम अगर किसी सिस्टम का एनालिसिस करते हैं, किसी भी व्यवस्था का मूल्यांकन या विश्लेषण करते हैं, तो वो कुछ विशेष उपकरणों या विधियों के माध्यम से करते हैं। तो वो विधियां या उपकरण कौन सी होगी, ये भी मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर ही निर्भर करती है। तो कहने का मतलब मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार
नए उपकरणों और विधियों के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमें व्यवहारवाद के कार्य क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं। खैर, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं था। अब जो बात हम लोग करने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि हमने अभी पिछली क्लास में और अभी मैंने उसको रिमाइंड भी किया था कि राजनीतिक व्यवहार को लेकर व्यवहारवादियों ने या डेविड ईस्टन ने कुछ विशेषताएं बताई थी। उन्हीं विशेषताओं और उसी व्यवहारवादी उपागम में कुछ कमियां भी हैं। उन्हीं कमियों को हम व्यवहारवाद की आलोचनाओं के रूप में समझ सकते हैं। तो व्यवहारवाद की आलोचनाएं क्या है, उसमें दोष क्या है, उन्हीं को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम दो प्रमुख बातें यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हमने कहा था व्यवहारवाद के इंट्रोडक्शन के अंदर कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान में एक नई क्रांति उत्पन्न की। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया, परंपरागत राजनीति विज्ञान के दोषों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इसके बावजूद व्यवहारवाद के अंदर बहुत सारी कमियां थी, और उन्हीं कमियों को देखते हुए एक विद्वान रहे हैं अर्नोल्ड ब्रेस्ट। अर्नोल्ड ब्रेस्ट ने क्या कहा था कि व्यवहारवाद 20वीं शताब्दी की सबसे दुखद घटना है। दुखद घटना मतलब जिससे तकलीफ होती है। तो कई बार अगर ये प्रश्न आ जाए 2 नंबर का, ये किसने कहा, तो आप बता सकते हो अर्नोल्ड ब्रेस्ट ने। इसी तरह से एक और विद्वान हुए हैं लियो स्ट्रॉस। लियो स्ट्रॉस ने भी व्यवहारवाद को कहा ये गटर की विजय है, मतलब उन्होंने इसकी व्यवहारवाद की तुलना गटर से की और गटर की विजय के रूप में इसको चित्रित करने की कोशिश की। कहने का मतलब ये उसका आलोचनात्मक पक्ष है। व्यवहारवाद की कमियों और दोषों को देखते हुए इस प्रकार के कमेंट कुछ विद्वानों ने किए। तो आखिर उसके अंदर दोष क्या थे, अगर हम उसकी चर्चा करें तो सबसे पहले हम कमी बता सकते हैं, व्यवहारवाद में मूल्य निरपेक्षता की बात की गई थी, जो कि गलत है। मूल्य निरपेक्षता का मतलब हमने क्या पढ़ा था, हमने ये कहा था कि व्यवहारवादी कहते हैं कि अगर शोधकर्ता शोध के दौरान या अध्ययन के दौरान अपने खुद के निजी विचार अध्ययन में शामिल करता है तो वो अध्ययन पक्षपातपूर्ण हो जाता है, बायस्ड हो जाता है। इसीलिए व्यवहारवादियों ने मूल्य निरपेक्षता की बात कही थी, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात कही थी। लेकिन आलोचक क्या कहते हैं कि हम लोग सजीव प्राणी हैं और हमारा अध्ययन भी सजीव प्राणियों पर किया हो रहा है। तो ऐसा अध्ययन जो सजीव लोगों के द्वारा सजीव प्राणियों पर किया जा रहा है उसको कभी भी मूल्य निरपेक्ष नहीं रखा जा सकता। कहीं ना कहीं तो अध्ययनकर्ता के विचार उस अध्ययन में शामिल हो ही जाते हैं। तो पूरी तरह से मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं है। मूल्य निरपेक्षता की अपनी कुछ लिमिटेशंस है जिनकी उपेक्षा व्यवहारवादियों के द्वारा की गई। दूसरी आलोचना जो व्यवहारवाद के बारे में की जाती है वो है नीति निर्माण के क्षेत्र में व्यवहारवाद का प्रयोग सीमित स्तर पर। अब यहां पर आप देखिए, नीति निर्माण ये सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी राज्य के अंदर राज्य को चलाने के लिए या किसी भी व्यवस्था में उस व्यवस्था को चलाने के लिए नीतियों का होना बहुत जरूरी है, पॉलिसीज बनाना बहुत जरूरी है। अब ये पॉलिसीज बनाने के लिए अगर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को ही आधार बना लिया जाएगा, है ना, तो क्या होगा, वो नीतियां जरूरी नहीं है कि सही बने। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेट राज्य कोई ऐसा कानून बनाना चाहे जो जनता के लिए उपयोगी है लेकिन जनता उसको समझ ही नहीं पा रही है ना, तो वो जनता क्या करेगी, उसका विरोध करेगी। तो उस विरोध के आधार पर अगर आप नीति निर्माण नहीं करोगे तो हो सकता है आपकी व्यवस्था या आपका समाज या आपका राज्य प्रभावित हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि हर बार नीति निर्माण के क्षेत्र में मनुष्य के व्यवहार को अध्ययन का आधार बनाया जाए। तो इसीलिए कुछ आलोचक क्या कहते हैं कि नीति निर्माण के क्षेत्र में भी व्यवहारवाद का जो प्रयोग है वो सीमित स्तर पर अप्लाई किया जा सकता है, हर बार मनुष्य के व्यवहार के आधार पर नीतियों का निर्माण नहीं किया जा सकता। तीसरी आलोचना जो कुछ आलोचक कहते हैं वो क्या है कि व्यवहारवाद केवल क्या है, व्हाट इज, उस पर बल देता है ना, जबकि होना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब जो चीज है उसका तो अध्ययन करें ही, लेकिन वो और अच्छी कैसे हो सकती है, वो कैसी होनी चाहिए, इस पर भी बात करनी चाहिए। लेकिन व्यवहारवाद में भविष्य के इस आदर्शवादी दृष्टिकोण की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है और वर्तमान में जो चीज जैसी है
केवल उसी के आधार पर उसके विश्लेषण करने की बात करता है। इसीलिए व्यवहारवाद को कुछ आलोचक क्या कहते हैं कि ये एक अपूर्ण दृष्टिकोण है, अधूरा दृष्टिकोण है, जिसके अंदर केवल समस्या की बात की गई है, क्या है की बात की गई है, वो कैसी होनी चाहिए, मतलब उसके सुधारात्मक पक्ष, उसके परिष्कृत रूप की पूरी तरह से उपेक्षा व्यवहारवाद के द्वारा की गई है। ये एक अगली आलोचना व्यवहारवाद के बारे में। नेक्स्ट अगला बिंदु अगर हम देखें तो कुछ आलोचक यह भी कहते हैं कि व्यवहारवाद समसामयिक राजनीतिक समस्याओं की व्याख्या नहीं कर पाया है। आप लोगों को पता है कि 1919 में 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ और उसके तकरीबन इसी समय प्रथम विश्व युद्ध के आसपास ही मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन की बात बेंटले और चार्ल्स मेरियम और इनके द्वारा की गई। लेकिन उसके बावजूद द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ, है ना, और द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारी जनधन की हानि हुई। तो ये कहा गया कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम इन समसामयिक राजनीतिक समस्याओं की व्याख्या कर ही नहीं पा रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, उसका समाधान क्या है। तो कहने का मतलब व्यवहारवाद समसामयिक का मतलब उस समय की तत्कालीन, जिसको हम बोल सकते हैं तत्कालीन समस्याओं को समझने में ये चीजें सहायक नहीं है, व्यवहारवादी उपागम सपोर्टिव नहीं है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। एक अच्छा उपागम कौन सा है? जो हर तरह की समस्याओं का समाधान कर सके, अतीत की भी, समकालीन की भी और भविष्य की समस्याओं की कल्पना भी कर सके। लेकिन व्यवहारवादी जो है वो समकालीन समस्याओं, जो उसमें विशेषकर राजनीतिक समस्याएं हैं, उनका समाधान और उनका हल प्रस्तुत करने में असफल रहा है। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि व्यवहारवाद जो है वो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या कुछ निश्चित मान्यताओं और परिस्थितियों में ही कर पाता है। आप यहाँ पर देखिए, अभी हमने कहा कि व्यवहारवाद मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन की बात करता है, लेकिन मनुष्य का जितना भी राजनीतिक व्यवहार है, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग संदर्भों में, आलोचक ये कहते हैं कि उस पूरे राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन व्यवहारवाद नहीं कर पाता है। अगर सभी जगह, हर राज्य के अंदर या हर व्यवस्था में कुछ ऐसे सामान्य परिस्थितियां हैं जहां पर मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहार को कॉमन, सामान्य तौर पर अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन हर परिस्थिति में या हर संदर्भ में, हर मान्यता के आधार पर मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार अध्ययन के लायक नहीं होता है। ऐसा भी एक तर्क कुछ आलोचकों के द्वारा दिया गया। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि व्यवहारवाद की जो शब्दावली है वो बहुत ही तकनीकी शब्दावली है, जिसको हम कहते हैं शब्दों का आडंबर। आप लोगों ने अभी व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं पढ़ी, वो शब्द कितने कठिन थे, यहां तक कि व्यवहारवाद खुद एक कठिन शब्द है। अब जैसे हमने बात करी परिमाणीकरण, है ना, एक विशेषता पढ़ी हमने नियमन। अब सुनने में कितना कठिन शब्द है, हालांकि अर्थ बहुत सरल है। नियमन का मतलब मनुष्य के वो राजनीतिक व्यवहार जो बार बार नियमित रूप से घटित होते हैं। समझना आसान है, लेकिन एक नजर में अगर हम देखें तो ये जितनी भी शब्दावली का प्रयोग किया गया है व्यवहारवाद के अंदर, वो बहुत ही जटिल और कठिन शब्दावली है, जिसको हम क्लिष्ट शब्द कह सकते हैं, जिसको आम व्यक्ति आसानी से नहीं समझ सकता। तो इस जटिल शब्दावली के कारण क्या हुआ कि इसके अध्ययनकर्ता या आम लोग इसको आसानी से समझ नहीं पाए। तो ये एक और दोष व्यवहारवाद की आलोचना के बारे में बताया जा सकता है। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं इसकी आलोचना में कि व्यवहारवादियों ने प्रविधियों और यंत्रों पर अधिक बल दिया गया है। आप लोगों ने थोड़ी देर पहले एक विशेषता पढ़ी थी, तकनीक। व्यवहारवादियों ने तकनीक पर बल दिया, अब उसी तकनीक को आधार बनाया है आलोचकों ने। आलोचक क्या कहते हैं कि व्यवहारवाद तकनीक पर ज्यादा बल देता है और हर जगह और हर बार केवल और केवल तकनीक का प्रयोग करके निष्कर्ष निकाले, ये संभव नहीं है। और जरूरी नहीं है कि तकनीक के माध्यम से हर बार प्रामाणिक निष्कर्ष प्राप्त ही हो जाए। कई बार बिना तकनीक के भी कार्य करना ज्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण रहता है। तो ये तकनीक पर अत्यधिक बल देना भी व्यवहारवाद की आलोचना का एक कारण बना। कुछ आलोचक यह भी कहते हैं कि ये जितना भी जो अध्ययन का प्रोसेस है, अध्ययन प्रक्रिया है, इस पर अध्ययनकर्ता का नियंत्रण नहीं है। कैसे? जैसे अभी हमने कहा था कि मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है वो बार बार बदलता रहता है, और व्यवहारवाद भी इस बदलते राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन की बात करता है। तो
अध्ययनकर्ता जब किसी राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन कर रहा है तो वो एक निश्चित तकनीक के माध्यम से करता है, और जब उस तकनीक के प्रतिकूल मनुष्य का कोई राजनीतिक व्यवहार चला जाता है तो वो तकनीक फेल हो जाती है। तो उससे उस अध्ययनकर्ता का उस प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। तो इसीलिए इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आलोचक क्या कहते हैं कि व्यवहारवादी अध्ययन प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से अध्ययनकर्ता के नियंत्रण में नहीं है, और जब अध्ययन प्रक्रिया नियंत्रण में नहीं होती है तो उससे अध्ययन उतना ज्यादा प्रामाणिक और विश्वसनीय नहीं बन पाता है। नेक्स्ट, अगली बात, कुछ आलोचक क्या कहते हैं कि व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति बहुत ही खर्चीली है, व्ययकारी अध्ययन पद्धति है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा कि व्यवहारवादियों ने तकनीक के अध्ययन पर बल दिया था, है ना। अब तकनीक कौन कौन सी? सर्वेक्षण करना, प्रश्नावली का निर्माण करना, अवलोकन करना, साक्षात्कार करना, फिर उसके बाद सांख्यिकी विश्लेषण करना। तो इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय खर्च होता है, तो ये समय की दृष्टि से भी व्ययकारी है और इन संसाधनों को प्रयोग में लाने पर पैसा भी बहुत खर्च होता है, तो ये आर्थिक रूप से भी व्ययकारी है। तो इसीलिए आलोचक क्या कहते हैं कि व्यवहारवाद एक खर्चीली पद्धति है जिसमें पैसा और समय ये दोनों ही अपेक्षाकृत ज्यादा व्यय होता है, इसीलिए इसको खर्चीली या व्ययकारी पद्धति हम बता सकते हैं। कुछ आलोचक यह भी कहते हैं कि व्यवहारवाद में मनुष्य के जिन राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो निष्कर्ष सभी के ऊपर समान रूप से लागू नहीं होते हैं। यानी कि व्यवहारवाद के अध्ययन के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वो विशेष परिस्थितियों में ही लागू होते हैं। विशेष परिस्थिति मतलब अगर एक जैसी ही परिस्थितियां विद्यमान हैं तब उन परिस्थितियों में तो वो निष्कर्ष लागू हो रहे हैं, लेकिन समान व्यवहार अलग अलग परिस्थितियों में हो रहे हैं तब उन निष्कर्षों को लागू नहीं किया जा सकता। तो इस आधार पर भी व्यवहारवाद की आलोचना की जाती है। नेक्स्ट, अगली बात यहां पर की जा रही है कि व्यवहारवाद के कारण राजनीति विज्ञान का जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो समाप्त होने जा रहा है। मतलब राजनीति विज्ञान के स्वतंत्र अस्तित्व को, उसकी स्वतंत्र पहचान को खतरा व्यवहारवाद के कारण आ रहा है। इसके पीछे उन्होंने तर्क क्या दिया? आप लोग याद करो कि व्यवहारवादियों ने अंतः अनुशासनात्मक उपागम की बात कही। अंतः अनुशासनात्मक उपागम का मतलब क्या है कि मनुष्य के समग्र व्यवहार को समझने के लिए, मनुष्य के पूरे व्यवहार को समझने के लिए उसके राजनीतिक व्यवहार के साथ साथ उसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक इन व्यवहारों को भी समझना आवश्यक है। इसीलिए व्यवहारवादियों ने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान में हम सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए समाजशास्त्र का भी अध्ययन करेंगे, आर्थिक व्यवहार को समझने के लिए अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करेंगे, मनुष्य के मनोवैज्ञानिक व्यवहार को समझने के लिए मनोविज्ञान का भी अध्ययन करेंगे। इसी तरह से इतिहास, कानून, लोक प्रशासन, इन सब का एक सीमित मात्रा में राजनीति विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाएगा। तो जब आलोचक क्या कहते हैं, जब राजनीति विज्ञान के अंदर दूसरे विषयों का अध्ययन शामिल हो जाएगा तो उससे राजनीति विज्ञान की जो अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, एक स्वतंत्र पहचान है, वो स्वतंत्र पहचान खत्म हो जाएगी और उससे राजनीति विज्ञान एक, जिसको हम कहते हैं ना खिचड़ी के अंदर ना तो पूरी तरह से चावल होते हैं, ना पूरी तरह से दाल होती है, ना पूरी तरह से कोई और दूसरे जो भी चीज हम डालते हैं वो होते हैं, कोई एक तत्व प्रमुख नहीं है, सब अलग अलग तत्वों से मिलकर जैसे खिचड़ी बनती है वैसे ही राजनीति विज्ञान भी जब दूसरे विषयों का इसमें सम्मिलन हो जाएगा, जब इसके अंदर दूसरे विषयों को शामिल कर दिया जाएगा तो राजनीति विज्ञान की अपनी एक स्वतंत्र पहचान या स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसी भी एक आलोचना आलोचकों के द्वारा की जाती है। और एक आखिरी आलोचना जो कुछ आलोचक करते हैं वो ये कि राजनीति विज्ञान ने व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष बनाने का प्रयास किया व्यवहारवाद के माध्यम से, लेकिन वास्तव में राजनीति विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में बेसिक अंतर है, मूलभूत अंतर है। और मूलभूत अंतर क्या कि प्राकृतिक विज्ञान के अंदर निर्जीव प्राणियों पर तार्किकता के आधार पर एक जैसे तर्क देकर एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। प्राकृतिक विज्ञान के अंदर जिस प्रकार की शुद्धता है, जिस प्रकार की वैज्ञानिकता है,
वो वैज्ञानिकता और वो शुद्धता समाज विज्ञानों में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों में, प्रयोगशालाओं में निर्जीव प्राणियों पर अध्ययन, निर्जीव तत्वों पर अध्ययन किया जाता है। लेकिन राजनीति विज्ञान एक समाज विज्ञान है जिसके अंदर प्रयोगशाला भी बहुत व्यापक है और जो अध्ययन विषय है वो भी सजीव प्राणी है जो कि बार बार बदलता रहता है। इसीलिए उस पर कोई प्रामाणिक और शुद्ध अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो व्यवहारवादियों ने एक बहुत बड़ी भूल की है, ये उनकी एक बहुत बड़ी कमी है कि उन्होंने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के समकक्ष मानते हुए उसी के अनुसार उसको स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये कुल 10-12 बातें हैं जिनके आधार पर राजनीति विज्ञान के अंदर व्यवहारवादी उपागम की आलोचना की जाती है कुछ आलोचकों के द्वारा। ये आलोचना के बिंदु। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद क्या राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद अनुपयोगी है, उसका कोई महत्व है या नहीं, उसको अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो हमारा जो अगला अंतिम टॉपिक आ रहा है वो है व्यवहारवाद का महत्व, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की उपयोगिता। अगर हम पहली बात करें व्यवहारवाद, इन आलोचनाओं को देखते हुए तो ये कहा जा सकता है कि व्यवहारवाद को अपनाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम पूरे व्यवहारवादी उपागम को देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि व्यवहारवाद पूरी तरह से अनुपयोगी नहीं है, इसका अपना कुछ विशेष महत्व है। और पहला महत्व क्या है कि इसने एक नए राजनीति विज्ञान को स्थापित करने में अपना योगदान दिया है। नया राजनीति विज्ञान कैसे? क्योंकि व्यवहारवाद के पहले राजनीति विज्ञान परंपरागत दृष्टिकोण से संचालित हो रहा था। आप लोगों को मैंने डिटेल में बताया था कि परंपरागत दृष्टिकोण में किस प्रकार से अध्ययन क्षेत्र राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित थे, किस प्रकार से परंपरागत दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान में केवल मूल्यों को महत्व दिया, किस प्रकार से परंपरागत दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान को आदर्शवादी विज्ञान बना दिया, और किस तरह से ये अध्ययन काल्पनिक और व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन बना था परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार। व्यवहारवाद ने इस पूरे परंपरागत दायरे से राजनीति विज्ञान को बाहर निकाला और जिस मूल्य निरपेक्षता की बात की, उस मूल्य निरपेक्षता से राजनीति विज्ञान के अध्ययन को न केवल यथार्थवादी और वस्तुनिष्ठ बनाया बल्कि उसको प्रामाणिक बनाने में भी योगदान दिया। तो कहने का मतलब व्यवहारवाद वो पहला उपागम है जिसने राजनीति विज्ञान को परंपरागत दायरे से बाहर निकालकर एक नवीन राजनीति विज्ञान की श्रेणी में उसको स्थापित करने में योगदान दिया। तो ये पहला महत्व का बिंदु। दूसरा हम बता सकते हैं कि व्यवहारवाद ही वो उपागम है जिसने राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिकरण किया। देखिए हम लोग अब जब राजनीति विज्ञान की प्रकृति पढ़ रहे थे तब हमने कहा था कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या नहीं, तो अंत में हमने क्या कहा था, राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। तो विज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान का मतलब जिसमें तर्क, कार्य, कारण के संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, जिसमें प्रामाणिकता और यथार्थवादिता रहती है। राजनीति विज्ञान में ये सब कौन लेकर आया? व्यवहारवाद लेकर आया। राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष लाने के लिए जिन वैज्ञानिक पद्धतियों का, जिन वैज्ञानिक साधनों का, जिस वैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता थी, वो सब विश्लेषण किसने प्रदान किया राजनीति विज्ञान को? व्यवहारवाद ने। व्यवहारवाद ने न केवल वैज्ञानिक पद्धतियों पर बल दिया बल्कि उन पद्धतियों में सर्वेक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन और यहां तक कि जो स्टैटिकल एनालिसिस, जिसको हम सांख्यिकी विश्लेषण कहते हैं, जिससे कि शुद्ध और प्रामाणिक निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, उनके प्रयोग पर भी व्यवहारवाद ने बल दिया। तो कहने का मतलब राजनीति विज्ञान में ये वैज्ञानिक पक्ष जो शामिल हुआ वो किसके कारण शामिल हुआ? व्यवहारवाद के कारण शामिल हुआ। इसलिए हम बता सकते हैं कि राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए भी व्यवहारवाद का अपना एक विशेष महत्व है। तीसरी बात हम लोग बता सकते हैं, व्यवहारवाद का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने राजनीति विज्ञान में अध्ययन वस्तु में बदलाव उत्पन्न किया। अध्ययन वस्तु का मतलब जिन विषयों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंदर किया जाता है वो राजनीति विज्ञान की अध्ययन वस्तु है। व्यवहारवाद ने इन अध्ययन वस्तुओं में परिवर्तन किया। परंपरागत अध्ययन में केवल राजनीतिक संस्थाओं पर बल दिया गया था। व्यवहारवादियों ने क्या कहा कि परंपरागत दृष्टिकोण की जो अध्ययन वस्तु है
वो अपर्याप्त है। अपर्याप्त मतलब वो काफी नहीं है, वो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन केवल उन्हीं का अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनके स्थान, उनके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण विषय वस्तु को भी राजनीति विज्ञान के अंदर लेना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय बनाया। यानी कि प्राथमिक, उनके अनुसार प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को। और उस राजनीतिक व्यवहार के साथ साथ अन्य जितने भी पक्ष हैं, अन्य जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं, अन्य जितनी भी अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं को राजनीतिक विज्ञान की अध्ययन वस्तु मानना चाहिए, या अध्ययन वस्तु के तहत उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब, अध्ययन वस्तु में प्राथमिक इकाई के रूप में राजनीतिक संस्थाओं के स्थान पर राजनीतिक व्यवहार को अपनाने की बात व्यवहारवाद के माध्यम से कही गई। तो ये एक और उनका महत्व का बिंदु। अगली बात हम यहां पर कर सकते हैं कि व्यवहारवाद ने ही राजनीति विज्ञान में अध्ययन की समग्रता, जो टोटलिटी जिसको हम कहते हैं, उस अध्ययन की समग्रता का समर्थन किया। अर्थात ये बात सही है कि अगर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को समझना है तो उसके साथ साथ उसके सामाजिक व्यवहार को भी समझना पड़ेगा, उसके आर्थिक व्यवहार को भी समझना पड़ेगा, उसके धार्मिक व्यवहार को भी समझना पड़ेगा। यानी कि मनुष्य के सभी व्यवहारों को समझकर हम मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूं, जैसे वोट डालना, है ना, चुनाव होते हैं, हम लोग वोट डालते हैं, तो वोट डालना एक राजनीतिक काम है। अब कुछ लोग अगर वोट नहीं डाल रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है? हो सकता है कि वो गरीब हैं, उनको वोट डालने की बजाय काम करना ज्यादा उनके लिए जरूरी है, इसलिए वो काम पे जा रहे हैं और वोट डालने के दिन वोट नहीं डालने जा रहे हैं। अर्थात ये उनका आर्थिक व्यवहार है कि वो गरीब हैं, उनके लिए पहली चिंता 2 वक्त की रोटी है, तो रोटी को कमाने की प्राथमिकता वो देते हुए वो अपने मतदान व्यवहार यानी कि राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से मनुष्य का आर्थिक व्यवहार उसके राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। तो इसी तरह से मनुष्य के सामाजिक व्यवहार, उसके धार्मिक व्यवहार, उसके आर्थिक व्यवहार, उसके सांस्कृतिक व्यवहार राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसीलिए ये मनुष्य की समग्रता है, इन सबको समझना पड़ेगा। तो और ये सबको समझने की बात कौन करता है? अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर व्यवहारवाद ही इस बात पे बल देता है कि अध्ययन की समग्रता लाने के लिए इन सभी विषयों का, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, कानून, मनोविज्ञान, इतिहास, इन सभी विषयों का एक सीमा तक राजनीति विज्ञान में अध्ययन करना जरूरी है। तो ये अध्ययन की समग्रता की बात जो राजनीति विज्ञान के अंदर व्यवहारवाद के द्वारा की गई। और इसीलिए रॉबर्ट डहल जो एक प्रमुख राजनीति शास्त्री रहे हैं, उन्होंने व्यवहारवाद को इसी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपागम माना, क्योंकि ये अध्ययन की समग्रता की बात करता है, अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाने की बात करता है। एक आखिरी बात जो और व्यवहारवाद के महत्व के रूप में हम बता सकते हैं वो ये कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान में कई वैकल्पिक धारणाओं को प्रस्तुत किया। वैकल्पिक धारणाएं मतलब वो धारणाएं, वो विषय जो पहले अध्ययन का विषय क्षेत्र नहीं थे। राजनीति विज्ञान में जिन जिन धारणाओं का महत्व है, जो उपयोगी हैं, लेकिन जिनका अध्ययन उपयोगी नहीं माना गया, जिनके अध्ययन की उपेक्षा की गई, उन्हीं धारणाओं को राजनीति विज्ञान के अध्ययन में शामिल करवाया व्यवहारवाद ने। और वो धारणाएं कौन कौन सी थी उसमें हम बता सकते हैं, जैसे शक्ति, है ना, शक्ति को हम बेसिकली पावर के रूप में जानते हैं, और ज्यादातर हम शक्ति का मतलब ये देखते हैं कि हमारे बाहुबल में, हमारी भुजाओं में कितनी ताकत है, वही शक्ति। लेकिन नहीं, हम लोग पढ़ेंगे शक्ति के बहुत सारे अलग अलग अर्थ हैं। शक्ति शारीरिक भी होती है, शक्ति मानसिक भी होती है, शक्ति आर्थिक भी होती है, शक्ति सैनिक भी होती है। तो ये शक्तियां किस तरह से अर्जित की जा सकती है, कैसे शक्ति व्यवस्थाओं को प्रभावित करती है, इनका अध्ययन करना हमारे लिए जरूरी है। इसी तरह से और भी बहुत सारी धारणाएं हैं, जैसे वैधता क्या है, जैसे संप्रभुता क्या है, जैसे मतदान व्यवहार क्या है, जैसे खेल सिद्धांत क्या है। ये सभी वैकल्पिक धारणाएं हैं। इन वैकल्पिक धारणाओं के माध्यम से राजनीतिक व्यवहार को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसीलिए इन वैकल्पिक धारणाओं को राजनीतिक व्यवहार की पूरक धारणाएं कहा जाता है। यानी कि अगर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को समझना है
तो इन धारणाओं का, इन अवधारणाओं का अध्ययन करना भी हमारे लिए जरूरी है, और व्यवहारवाद इन्हीं वैकल्पिक अवधारणाओं के अध्ययन की बात करता है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये 5 महत्वपूर्ण बातें अभी हम लोगों ने कही, मैं रिपीट कर देता हूं। पहला, व्यवहारवाद के कारण राजनीति विज्ञान को एक नए विज्ञान की श्रेणी में व्यवहारवाद के द्वारा प्रस्तुत किया गया। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को परंपरागत दायरे से बाहर निकालकर यथार्थवादी दायरे की तरफ अग्रसर करने में अपना योगदान दिया। व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान की अध्ययन में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की समग्रता के अध्ययन की बात कही। और अंतिम बात हम लोगों ने देखी कि व्यवहारवाद ने वैकल्पिक अवधारणाओं के अध्ययन पर बल दिया। इन बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंदर व्यवहारवाद का अपना एक विशेष महत्व